तो साथियों, आइए हम लोग शुरू करते हैं एक एमसीक्यू बैच, जो कि हमारे आगामी जो प्रस्तावित एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड होगा और उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ये हमारा एमसीक्यू बैच कंटिन्यू ये यूट्यूब पे चलता ही रहेगा। तो मैं हूं अखिलेश मौर्य, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो रोज़ की तरह फिर से आप लोग से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल बटन दबाइएगा, जिससे कि आपको आने वाले अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और मजबूती के साथ आप लोगों के साथ हम लोग जुड़ सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रश्न। इसमें 10 प्रश्न शामिल किए गए हैं और 10 प्रश्न को एक विस्तृत तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। और जैसा भी होगा एडवाइस आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ज़रूर दीजिएगा ताकि हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। हम लोग आज से पढ़ते चले आए हैं एक कोशिकीय जीव। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीवों की। तो एक कोशिकीय होती है, एक कोशिकीय जीव होती है। दूसरा जीव जो होता है वो आपका क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव होता है। दोनों में अंतर क्या होता है? एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल से सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपके सामने होता है कवक। कवक क्या होता है? इसके अंदर एक कोशिका होती है। कवक के बाद जब हम बात करते हैं तो ये आपका शैवाल होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो कवक, शैवाल, इसमें एक कोशिकीय होता है, एक कोशिका होता है। इसलिए एक कोशिकीय जीवों एक तो इस प्रकार के जीवों में एक कोशिका होती है। तो इसलिए जो पहला प्रकार बनता है कोशिका का वो बनता है प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक कोशिका। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें एक कोशिका होता है। इनमें जैसे कि कवक और शैवाल की बात करते हैं। बहुकोशिकीय जीव का मतलब जैसे हम लोग होते हैं, यानी कि कहें तो प्राणी हो गए, है ना, प्राणी हुए, इसके साथ पेड़ पौधे शामिल हो जाते हैं। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। तो इस प्रकार की कोशिकाएं जिन जीवों में पाए जाते हैं उन उस कोशिका के प्रकार को हम यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब सबसे पहले हम समझने की बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो ऐसी कोशिका जिनमें बहुत सारे कोशिकांग जैसे माइटोकांड्रिया होते हैं, सेंट्रोसोम होता है, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें अनुपस्थित होता है तथा उनके साथ उनकी जो केंद्रक होती है, उनकी केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित होती है, जिसके कारण ये अनियंत्रित होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक के, तो इसमें बहुत सारी कोशिकांग उपस्थित होती है। जैसे माइटोकांड्रिया होता है, केंद्रक झिल्ली होती है, फिर राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, वक्यूल्स, ये सारे कोशिकांग होते हैं, शामिल होते हैं, जिसके कारण अनेक रासायनिक क्रियाओं को या जैविक क्रियाओं को संपादित करने का काम करते हैं। और उससे क्या होता है कि जटिल जो संरचना हमारी होती है वो सरलता से संपादित होती रहती है। तो यहाँ पे दो प्रकार की कोशिकाओं का उल्लेख हमने किया। पहले कोशिका क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी कोशिका क्या होती है? यूकैरियोटिक कोशिका होती है। क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का जो निर्माण होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के मिलने से ही होता है। जब दो या दो से अधिक या बहुत प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मिलकर एक जटिल संरचना बना देती है, तो उस प्रकार की संरचना की जो कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक कोशिका ही कहलाती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर होता है वो ऑप्शन ए होता है, यानी कि दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। खेल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले जब हम लोग खेल मनोविज्ञान की बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 2 की बात कर रहे थे कि खेल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है खिलाड़ी का व्यवहार, खिलाड़ी की चेतना और खिलाड़ी का मन, या फिर सभी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो खेल मनोविज्ञान की सबसे पहले हम लोग जब बात करते हैं तो इसे सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, है ना। आत्मा के विज्ञान के बाद जब हम लोग बात किए तो इसको मन का विज्ञान कहा गया, जैसे रुडोल्फ गोएकल ने कहा। फिर इसके बाद चेतना का विज्ञान कहा गया, और अंत में आज के समय में इसके व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, मनोविज्ञान के। तब जब हम खेल मनोविज्ञान की जब हम बात करते हैं तो खेल मनोविज्ञान एक ऐसा मनोविज्ञान का एक व्यवहारिक रूप है
जिसमें खेल मैदान के ऊपर, खेल मैदान के अंदर जितने भी मानव व्यवहार से जुड़ी जुड़ी हुई क्रियाएं होती हैं, उससे उसका अध्ययन किया जाता है और उसके माध्यम से खेल में खिलाड़ी के प्रदर्शन में सुधार करने का काम करता है। अब मैंने बात किया मानव की, तो देखिए खेल मैदान में सिर्फ खिलाड़ी ही उपस्थित नहीं होते, बल्कि उसके साथ खेल को देखने वाले दर्शक उपस्थित होते, खेल को संचालित करने वाले ऑफिशियल्स उपस्थित होते, खेल टीम के सदस्य उपस्थित होते और खेल प्रबंधक उपस्थित होते। इन सभी का व्यवहार का आकलन खेल मनोविज्ञान के माध्यम से किया जाता है। ठीक, तो जो खेल मनोविज्ञान होता है, खिलाड़ी के क्या करता है, व्यवहार को समझता है। ठीक, खिलाड़ी के व्यवहार को समझता है और जब खेल के व्यवहार खेल खिलाड़ी की जो व्यवहार होता है उसको समझता है, वह जो भी स्थितियां उत्पन्न होती है, कोई भी विषम परिस्थिति, या जैसे खिलाड़ी कभी स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है, तो वो परेशान हो जाता है, तो खेल मनोविज्ञान करता है उसकी दशा को समझता है और स्थिति के अनुसार क्या करता है, मांग को पूरा करता है। और जब खेल मनोविज्ञान उसकी मांग को पूरा कर देता है, तब खिलाड़ी क्या करता है, उच्च प्रदर्शन क्या करता है, उच्च प्रदर्शन करने योग्य बन जाता है। और इस तरह से जो होता है, खेल मनोविज्ञान का पूरा जो केंद्र बिंदु होता है, खिलाड़ी के व्यवहार को देखा जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है, खिलाड़ी का व्यवहार होता है। ठीक, लेकिन हम लोग सबसे पहले मनोविज्ञान की जब हम बात करते हैं, तो मनोविज्ञान के जनक के रूप में हम किसको, विलियम बुंड को जानते हैं। और उसी के साथ जब हम खेल मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो खेल मनोविज्ञान के पिता के रूप में हमें कोलमैन ग्रिफिथ जो कि अमेरिका के थे, इनको जाना जाता है कोलमैन ग्रिफिथ के रूप में। कोलमैन ग्रिफिथ, जब कोलमैन ग्रिफिथ की बात आती है तो ये खेल मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और साथ में जब खेल मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला के रूप में जब हम बात कर रहे थे, तो खेल मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला का निर्माण कार्ल ड्रीम ने क्या किया, ये जर्मनी के थे और जर्मनी में डूसू विश्वविद्यालय होता है, वहीं पर इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो इस तरह से इस प्रश्न के बारे में हम बहुत सारी चीज़ों को जान लिए। तो अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न का है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। ठीक है, दोनों चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। स्वस्थ शरीर यानी कि एक स्वस्थ शरीर की बात किया गया इस प्रश्न में, और स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मन का निर्माण। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, शिक्षा शब्द भी जोड़ दिया गया है इस स्टेटमेंट में। तो जैसे कि पहले दिया जाता था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है, बहुत कंट्रोवर्सी चलती है, कोई राज्य या कोई विभाग कभी अरस्तु को मानता है तो कभी प्लेटो को मानता है। यहाँ पे हम इन चीज़ों को क्लियर करेंगे कि वास्तविक रूप से ये किसका स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग अरस्तु के बारे में बात करते हैं। तो अरस्तु का जो कार्यकाल रहा यानी कि जीवन काल रहा, ये 384 से लेकर 322 क्या रहा, बीसी तक चला। उसी तरह प्लेटो के जीवन काल की जब बात करते हैं तो इसकी स्पष्टता जो समय है निश्चित वो कंफर्म नहीं होती है, थोड़ा सा 1-2 साल आगे पीछे इसके कार्यकाल के बारे में बात हम लोग करते रहते हैं। ठीक है, तो ये बीसी में रहा। उसी तरह गांधी जी का जो जीवन काल था ये 1869 से शुरू हुआ, 1869 से शुरू होकर 1948 तक चला था। उसके बाद स्वामी विवेकानंद का जो कार्यकाल रहा वो 1863 से 1902 तक इनका कार्यकाल रहा। तो अरस्तु की जब हम सबसे पहले बात न करके हम प्लेटो की बात करते हैं, क्योंकि देखिए ये तो दोनों ऑप्शन गलत है, स और द है। ठीक है, तो जब हम प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो एक मल्ल युद्धक था, यानी कि कुश्ती लड़ता था अपने समय में। वो शरीर से बहुत हिष्ट पुष्ट बलवान था, उसके मस्तिष्क बड़ा आकार का होता था, उसके शरीर लंबे थे, मसल्स के डिल डोल थे। तो एक तरह से उसका स्वस्थ शरीर था। ठीक, दूसरी ओर उसके विचारधाराएं लोगों को प्रभावित कर रही थी, वो एक अच्छा क्रांतिकारी विचार उत्पन्न कर रहा था लोगों के मन में। तो उससे क्या हुआ कि उसके मन भी स्वस्थ रहता था, इसीलिए तो लोगों को अच्छा विचार दे पाता था प्लेटो। ठीक है, तो तब उसने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है। लेकिन
अरस्तु क्या था? प्लेटो का शिष्य था। और जब तब इस अवस्था में क्या किया, अरस्तु के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये किन्सियोलॉजी के जनक है, बायोलॉजी के जनक है, ऑन्टोलॉजी के जनक है, यानी कि बहुत सारे विज्ञान की ऐसी शाखाएं जिनके जनक हैं। तो अरस्तु, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट के माध्यम से लोगों को चीज़ों को समझाने का काम अरस्तु करते थे, जबकि प्लेटो एक्सपेरिमेंट न करके बल्कि अपने विचारों के माध्यम से, यानी कि सिद्धांतों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते थे। तब अरस्तु ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण होता है, लेकिन मैं तो दुर्बल हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मेरा मस्तिष्क भी आपसे छोटा है, फिर भी मैं इतना बेहतर कैसे रिजल्ट दे पाता हूँ? हमारे मस्तिष्क स्वस्थ है तभी तो इतना अच्छा प्रायोगिक तौर पे चीज़ों को समझा पा रहा हूँ। तब अरस्तु ने वहाँ पे शिक्षा शब्द का उल्लेख किया। इस शिक्षा शब्द का उल्लेख किया और बताया कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वो अरस्तु होता है। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहूँगा कि एक बार आप जरूर जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसका देखिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर वो क्या मानता है। ठीक है, देखिए ऑथेंटिक रूप से इसका उत्तर यही सही है। अगर यहाँ पे शिक्षा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया होता, शिक्षा शब्द नहीं जोड़ा गया होता, तो इस प्रश्न का जो उत्तर था वो प्लेटो हो जाता। ठीक है, तो आगे के प्रश्न की ओर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम गांधी जी की स्टेटमेंट के बारे में अगर जान लें, तो गांधी जी ने एजुकेशन के बारे में बताया कि एजुकेशन एक माध्यम है जिसके माध्यम से बालक के शरीर के और बालक की जो आत्मा होता है उसका सर्वोत्तम विकास हम कर सकते हैं। तो वहीं पे स्वामी विवेकानंद भी अपने स्टेटमेंट क्या दिया था, फुटबॉल मैदान की बात इन्होंने अपने स्टेटमेंट में की थी। किस चीज़ की? फुटबॉल मैदान की। ठीक। और उन्होंने बताया था कि भारत में आज जो भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है बल्कि एक फुटबॉल मैदान की आवश्यकता है। ठीक है, तो आगे के प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और प्रश्न आता है स्पोर्ट ट्रेनिंग से निकल के कि भार के उन्नतीकरण का सर्वश्रेष्ठ विधि कौन है? अंतराल विधि, रेखीय विधि, सेशन विधि और अरेखीय विधि। ठीक। तो सबसे पहले भार के उन्नतीकरण, यानी कि हमें भार को कैसे प्रोग्रेस करना है। भार, जब खिलाड़ी को भार देने का तात्पर्य होता है कि उसको लंबे समय तक वर्क कराया जाए, उसके तीव्रता के साथ वर्क कराया जाता है, वही उसका भार होता है। तो कैसे उस चीज़ों को हम इंक्रीज करें? तो देखिए, भार जब हम देते हैं खिलाड़ी को तो उसका परिणाम क्या होता है? थकान उत्पन्न होता है, और थकान उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं, और ये एक चक्र चलना शुरू कर देता है, भार, थकान और रेस्ट। ठीक है, तो ये चक्रीय प्रक्रम के रूप में दिया जाता है। और जब हम बार बार इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो जो भार को हम करना शुरू कर देते हैं, तो एडाप्टेशन की प्रक्रिया भी यहाँ से शुरू होती है। लेकिन हम लोग बात करते हैं भार के उन्नतीकरण, यानी भार कैसे बढ़ाना चाहिए खिलाड़ी के ऊपर। ठीक, तो पहला अरेखीय विधि कोई भी विधि नहीं होती, इसलिए ये बिल्कुल गलत हो जाता है। सेशन विधि, देखिए सेशन विधि कोई विधि नहीं होती बल्कि एक समय अवधि होती है, जैसे सुबह की अवधि, शाम की अवधि, दोपहर की अवधि। तो जिस अवधि में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वो आपका सेशन अवधि कहलाता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे रेखीय विधि और अंतराल विधि की। जब हम लोग रेखीय विधि की बात कर रहे थे, तो यानी कि रेखा एक कंटिन्यूसली चलती रहती है ना। तो इस तरह से इसको हम लीनियर मेथड के नाम से भी जानते हैं। लीनियर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। और लीनियर मेथड में होता क्या है कि हर सेशन में हम क्या करते हैं कि ट्रेनिंग लोड को बढ़ाते रहते हैं। मतलब अगर हम कहें तो सुबह अगर हम 15 मिनट रनिंग किए तो शाम को क्या किए, हमें उसको 25 मिनट कर दिए, तो अगले सुबह हम उसको 30 मिनट कर दिए। तो ऐसे हम लोड को अगर बढ़ाते जाते हैं तो खिलाड़ी क्या करता है, उस लोड को सहन नहीं कर पाता है, और जो प्रतियोगिता का समय होता है उससे पहले ही अपने आप को फटीग या कमज़ोर महसूस करने लग जाता है और खेल के मैदान में और खेल को छोड़ के हट जाता है। तो जब खेल के छोड़ को हट जाता है तो इसको स्पोर्ट्समैन ड्रॉप आउट भी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में रेखीय विधि क्या होती, कारगर नहीं होती। हाँ, लोड तो बढ़ाते जाते हैं लेकिन ये सफल नहीं हो पाता, क्योंकि खिलाड़ी ज़्यादा अपने आप को फटीग महसूस करने लग जाता है, क्योंकि उस भार को, जो भार दिया जाता है ना, उसको एडॉप्ट नहीं कर पाता है, उससे पहले ही और भार आप बढ़ा देते हैं।
तो उस भार को भी वो एडाप्ट नहीं कर पाता और इसके कारण ये नुकसानदायक साबित होता है। लेकिन जब हम अंतराल विधि, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर होता है, ये सर्वश्रेष्ठ विधि होती है, क्योंकि इसमें अंतराल यानी कि आप देख सकते हैं 1 2 3 यानी बीच बीच में गैप पड़ रहा है, यानी कि 2 सेशन 3 सेशन कंटिन्यूसली एक भार देते हैं और 2-3 सेशन के बाद भार को इंक्रीज करने का काम करते हैं। इससे क्या होगा कि 2-3 सेशन में दिया गया जो भार होता है उस भार को खिलाड़ी एडॉप्ट कर लेता है, उसके अंदर उस भार को स्वीकार कर लेता है, यानी कि उस भार को सहन करने की क्षमता खिलाड़ी के अंदर जब आ जाती है और उसके बाद वो नए भार को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि हमेशा वो जो भी भार दिया जाता है उसको अडॉप्ट कर ले जाता है, वो तो उसके प्रदर्शन के लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। तो अंतराल विधि क्या होता है, फायदेमंद होती है। अंतराल विधि अब क्या होता है, ये स्टेप बाय स्टेप चल रही है। तो इसकी जब हम बात करेंगे अंतराल विधि की, तो इसको हम इंटरवल मेथड के नाम से भी जानते हैं, इंटरवल मेथड। अब इंटरवल मेथड, अब देखिए स्टेप इसमें एक दिया गया, फिर गैप किया गया, फिर दिया गया, फिर गैप किया गया। इसका मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप इसमें काम हम कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम स्टेप मेथड भी कहते हैं, स्टेप मेथड भी कहते हैं, या फिर इसको चरणबद्ध चरण विधि भी कहते हैं, क्योंकि 2-3 चरण बाद इसमें भार को बढ़ाया जाता है। क्लियर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ, अंतराल विधि हो जाता है। ठीक। भार के उन्नतीकरण को बढ़ाने के लिए 2 विधियां ही हैं। एक विधि आपका अंतराल विधि थी, ठीक, और दूसरी विधि जो थी आपकी रेखीय विधि थी। तो रेखीय विधि में तो कंटिन्यूसली लोड को इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है, प्रदर्शन अच्छा नहीं दे पाते, क्योंकि लोड को हम अडाप्ट नहीं कर पाते और चोटिल होने की संभावना बढ़ जाती है। उसी तरह अंतराल मेथड में हम क्या करते हैं कि 2-3 सेशन बाद हम अगले लोड को बढ़ाते हैं। तब तक इस 2-3 सेशन में खिलाड़ी क्या होता है, लोड को अडॉप्ट कर लिया होता है और नए लोड को लेने के लिए तैयार रहता है। तो सबसे बेहतर विधि अंतराल विधि के रूप में जानते हैं। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगली प्रश्न है हमारे तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है, और प्रश्न है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी एक तंत्रिका है। किसकी तंत्रिका है, सुनने की, देखने की, सूंघने की और स्पर्श करने की। सबसे पहले हम तंत्रिका यानी नर्व्स की जब हम लोग बात करते हैं, तो 2 प्रकार की नर्व्स की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। शरीर में 2 जगह से तंत्रिकाएं निकलती हैं। एक होती है कपाल की तंत्रिका, ठीक, एक होते है स्पाइन, ठीक। स्पाइन की कपाली तंत्रिका जो होती है 12 जोड़ी तंत्रिका निकलती है, और स्पाइन तंत्रिका जो होती है 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती रहती है। और 31 जोड़ों में जैसे कि हमारी सर्वाइकल होती है, हमारी थोरेसिक, हमारे लंबर, सैक्रल और कॉक्सियल से निकलती रहती है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन द की हम लोग अगर बात करें, ये स्पर्श की रेखा है, तो ये हमारे स्पाइनल तंत्रिकाओं के माध्यम से पता चलता है। स्पाइनल तंत्रिका के माध्यम से, ये तंत्रिका हमारे त्वचा से जुड़ी होती है। उससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ें हमारे त्वचा पर महसूस स्पष्ट करती है, तो उसकी तुरंत सेंसेशन जो होता है स्पाइनल नर्व्स के माध्यम से पता चलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सूंघने की, देखने की और सुनने की, इसकी जो तंत्रिकाएं हैं वो हमारी कपालीय तंत्रिकाओं के माध्यम से पता चलता है। तो सूंघने की तो हम लोग ऑप्शन सी की जब बात करते हैं सुनने की, सुनने यानी कि हम लोग कान की बात कर रहे हैं ना, सुनाई किससे देता है, कान की बात, कान की देता है। तो इसके लिए सुनने की जो तंत्रिकाएं होते हैं ये आपकी ऑडिटरी, हम कहते हैं ना ऑडियो बढ़ा दो, ऑडियो कम कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑडिटरी तंत्रिका आती है, ऑडिटरी तंत्रिका। ऑडिटरी तंत्रिका क्या होते हैं, ये हमारे सुनने वाली तंत्रिकाएं होती है। ये हमारे कान के अंदर अंदरूनी भाग में स्थित होती है, और इससे जो भी ध्वनि हमारे कान के अंदर प्रवेश करती है उस ध्वनि को लेके क्या करता है, हमारे मस्तिष्क में जहाँ पर भी ध्वनि केंद्र स्थित होता है, यानी कि मस्तिष्क के अंदर हमारा ये टेम्पोरल लोब होता है, यहीं पे ध्वनि केंद्र स्थित होता है, वहाँ पे पहुँच जाता है और वहाँ पे विश्लेषण होता है कि क्या कहा जा रहा है। उसके बाद वो प्रतिक्रिया स्वरूप हमें आदेश करता है काम करने के लिए। उसी तरह हम देखने की तंत्रिका की जब हम लोग बात करते हैं, तो देखने की तंत्रिका यानी कि आँख की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये जब हम करते हैं ऑप्टिक,
तो ये देखने की जो तंत्रिका होती है हमारी ऑप्टिक तंत्रिका के रूप में काम करती है। ऑप्टिक तंत्रिका, ऑप्टिक तंत्रिका क्या करती है, हमारे आंखों के रेटिना के अंदर उपस्थित होती है और ये तुरंत क्या करती है, किसी भी फिगर को या किसी भी रोशनी को या किसी भी चित्र को देखती है। तो ये हमारे मस्तिष्क में जो देखने वाली तंत्रिका होती है या दृष्टि तंत्रिका हमारे मस्तिष्क के पिछले भाग यानी कि जो ऑक्सीपिटल लोब होता है उसमें स्थित होते हैं, वहाँ पे उसके संदेश को भेजती है। और ऑक्सीपिटल लोब में जो स्थित होती है तंत्रिका, सॉरी, दृष्टि तंत्रिका, ये उसका विश्लेषण करके हमें प्रतिक्रिया या कोई भी काम करने के लिए आदेश करती है। उसी तरह हम लोग बात करते हैं अपने सूंघने की जो तंत्रिका होती है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर होता है। ये ऑल्फैक्टरी के माध्यम से शुरू किया जाता है और इसको हम गंध तंत्रिका भी कहते हैं। गंध तंत्रिका कहते हैं। ये हमारे नाक के अंदर उपस्थित होता है और जो भी गंध की संवेदनाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी वस्तु की या सामान की जो भी सुगंध होती है, दुर्गंध होती है, वो लेता है और हमारे मस्तिष्क के अंदर जो घ्राण केंद्र यानी कि जो स्मेल एरिया होता है, यानी कि जहाँ पर सूंघने का क्षेत्र बना, विश्लेषण करने का जो क्षेत्र मस्तिष्क के अंदर स्थित होता है, वो होता है आपका टेम्पोरल लेग के टेम्पोरल जो लोब होता है, दोनों कान के साइड में स्थित होता है यहाँ पे, उसमें भेजता है और वहाँ से विश्लेषण होकर आता है कि किस प्रकार की ये सुगंध होती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर सूंघने की तंत्रिका होती है ऑल्फैक्टरी तंत्रिका। देखने की तंत्रिका ऑप्टिक तंत्रिका होती है और सुनने की जो तंत्रिका होती है वो ऑडिटरी तंत्रिका होती है। तीनों अक्षर में, तीनों के पहला अक्षर जो होता है आ अक्षर से निकल के आ रहा है, तो इससे हमें याद करने में भी आसानी हो सकती है। जैसे नाक, आँख और कान तीनों एक पास है और तीनों की जो तंत्रिकाएं होती है आ से ही शुरू हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हमें क्या करेगा, याद करने में आसानी महसूस करेगा। इसी के साथ हम लोग छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं और छठवें प्रश्न की जब हम बात करते हैं तो किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त और सूजन आ जाती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विटामिन ए की बात करते हैं। तो विटामिन ए को हम सब जानते हैं, जब हम लोग विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए को हम लोग रेटिनाल के नाम से जानते हैं और इसकी कमी से हम लोग सब जानते हैं कि आँख के अंदर एक बीमारी होती है जिसको हम रतौंधी कहते हैं। रतौंधी का मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस, मतलब कि अब कुछ कलर ऐसे होते हैं जिनको हम पहचानने में परेशानी होते हैं या पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है, उसी तरह ऑप्शन बी है विटामिन बी। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है। इसमें 8 प्रकार के विटामिन होते हैं, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी9 और विटामिन बी12। ये कुल 8 विटामिनों का कॉम्प्लेक्स एक मिश्रण पाया जाता है और विटामिन बी का जो वैज्ञानिक नाम होता है, विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थायमीन होता है और इसकी कमी से होने वाली मुख्य रूप से बेरी रोग होता है। ये एक त्वचा संबंधी रोग होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी जो होता है ये हमारे एक नेचुरल होता है, सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक, तो इसका चूंकि ये कैल्शियम के अवशोषण करने में मदद करता है तो इसलिए इसको हम कैल्सीफेरॉल नाम की विटामिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसे कैल्सीफेरॉल विटामिन के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि बच्चों के अंदर जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो अस्थियां जो होती है विकसित नहीं हो पाती है, टेढ़ी मेढ़ी होना शुरू हो जाती है, झड़ने लगती है, तो उस बीमारी को हम रिकेट्स बीमारी कहते हैं। ठीक, तो जब विटामिन डी से क्या होता है, हमें कैल्शियम की आपूर्ति पूरी तरह से होने लगती है तो वो उस प्रकार की बीमारी हमारे अंदर ख़त्म होती है। इसलिए इसको हम एंटी रिकेट्स विटामिन के नाम से जाना जाता है। तीसरी विटामिन ये सूर्य से हमें प्राप्त होती है, यानी कि प्रकृति से प्राप्त होती है, तो इसे हम नेचुरल विटामिन्स के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा और अंतिम इसका जो नाम होता है, ये चूँकि कैल्शियम का नियंत्रण करती है और कैल्शियम के नियंत्रण में भी किडनी भी अपनी एक अहम रोल उत्पन्न कर देता है, तो इसलिए इसे हम
किडनी किडनी हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी इतने इसके नाम हो जाते हैं, कैल्सीफेरॉल, एंटी रिकेट्स विटामिन, नेचुरल विटामिन, किडनी हार्मोन्स के नाम से इसे जाना जाता है। और इसकी कमी से जो होता है हड्डियों में होने वाली जो रिकेट्स बीमारी है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमैलेशिया जैसी बीमारियां हो जाती है। फिर हम लोग इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, विटामिन सी। इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एस्कर्बिक एसिड। स्कर्बिक एसिड स्कर्बिक एसिड इसका विटामिन जो वैज्ञानिक नाम होता है हो जाता है। और ये पाया जाता कहाँ पे? ताजे जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये घाव को भरने में मदद करते। और घाव क्या हुआ? घाव जब इसकी कमी हो जाती है तो मसूड़ों में रक्त आने लगता है, इसके अंदर सूजन हो जाती है, दांतें हिलने लगती है। तो जब विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में हमारे अंदर रहता है तो घाव नहीं बनने देता, यानी मसूड़ों में सूजन नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। अब आगे बात करते हैं अस्थि मांसपेशियों की संकुचनशील इकाई क्या होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए सार्कोमेयर जब स्लाइडिंग फिलामेंट या फिर हम लोग स्केलेटल मसल्स की संरचना की बात करते हैं तो वहाँ पे आई बैंड की बात करते हैं, जेड बैंड की लाइट बैंड की बात करते हैं और डार्क बैंड की बात करते हैं। तो जो जेड लाइन होता है, सॉरी, जो सार्कोमेयर होता है, ये जो होता है दो जेड लाइन के बीच का क्षेत्र होता है। यानी कि जो हमारा एक्टिन और मायोसिन दो फिलामेंट उपस्थित होते हैं, तो जो मायोसिन फिलामेंट होता है तो मायोसिन फिलामेंट के बीचों बीच दो लाइन खींचते हैं और उनके बीच की जो गैप होती है उसको हम सार्कोमेयर कहते हैं। एक्टिन और मायोसिन ये क्या होते हैं? प्रोटीन फिलामेंट होते हैं, प्रोटीन फिलामेंट होते हैं। यही क्या होते हैं? सूचना मिलने पे एक दूसरे की ओर जब आकर्षित होते हैं ऐसे, तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते और बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे मसल संकुचित हो जाती है और उससे बल निर्माण होता है। फिर जब इनको आदेश मिलता है प्रकुंचित या सामान्य अवस्था में आने के लिए, तो ये दोनों फिलामेंट ऐसे बंधे होते फिर दूर होते, इस अवस्था में चले आ जाते हैं। तो क्या होता है कि फैल जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो ये एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं एक दूसरे के पास आते जाते हैं, तो मसल संकुचन होता है। ठीक। और जेड लाइन के बारे में आपको बताया है। जेड लाइन जो होता है, जो मायोसिन फिलामेंट होता है, इसके बीचों बीच अर्ध करने वाली एक लाइन बनाई जाती है, वो जेड लाइन होती है। ये क्या होता है? अध्ययन को आसान बनाने के लिए बनाई गई होती है। और मायोफाइब्रिल ये एक इकाई होता है जिसके अंदर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट उपस्थित होते हैं और इसी के अंदर ही सारी जो संकुचन और प्रकुंचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसीलिए यही ऑप्शन डी मायोफाइब्रिल इस प्रश्न का सही उत्तर होता है, जिसके अंदर मसल्स की कंट्रक्शन की प्रक्रिया को संपन्न की जाती है। तो अस्थि मांसपेशियों की जो संकुचनशील इकाई होती है वो मायोफाइब्रिल्स होती है, क्योंकि मायोफाइब्रिल्स के अंदर ही एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं। और जब आदेश मिलता है संकुचन होने का, तो संकुचित होकर एक दूसरे के ऊपर एक्टिन मायोसिन ऐसे फंस जाते हैं, बंध जाते हैं, तो संकुचित हो जाते हैं, फिर फैलने या सामान्य अवस्था में आने की एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो हमारी मसल सामान्य अवस्था में चली जाती है। तो आगे के प्रश्न की हम लोग अब बात करते हैं। ठीक। व्यक्ति को भारी वजन उठाने के लिए किस लीवर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है प्रथम प्रकार का लीवर, द्वितीय प्रकार का लीवर, बल का लीवर और द्वितीय प्रकार का लीवर। प्रथम प्रकार के लीवर की सबसे पहले बात करते हैं तो यह हमें संतुलन प्रदान करने का काम करता है। तृतीय प्रकार के लीवर जो होता है हमें गति प्रदान करने का काम करता है। बल लीवर जो होता है वो द्वितीय प्रकार के लीवर को ही हम बल लीवर की संज्ञा दे देते एज ए प्रकृति के हिसाब से।
तो इसे हम बल का लीवर कहते हैं, क्योंकि इनकी जो संरचनाएं होती है, रचना होती है, उसी आधार पर इनके जो होते हैं गुण तय किए जाते हैं। जैसे प्रथम प्रकार के लीवर होता है, तो इसमें क्या होता है, बीच में क्या होता है, एक्सिस हो जाता है और एक साइड में आपका रेजिस्टेंस और दूसरे साइड में प्रतिरोध हो जाता है। ठीक, सॉरी, बल लगाया जाता है और ये आपका एक्सिस होता है। इससे क्या होता है कि संतुलन का काम करने में मदद करती है। तीसरी प्रकार के लीवर में क्या होता है कि एक साइड में आपका एक्सिस हो जाता है और यहाँ पे जो बल भुजाएं होती हैं वो छोटी हो जाती है अपेक्षा रजिस्टेंस के। यहाँ पे रजिस्टेंस आप देखिए, जो भार भुजा थी वो बड़ी हो गई और बल भुजा छोटी हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि गति निर्माण करने में हमें मदद मिलती है। और द्वितीय प्रकार के लीवर की जब हम बात करते हैं, बल का लीवर, तो इस स्थिति में जो होता है एक्सिस एक साइड में ही रहेगा और यहाँ पे क्या होगा कि जो रजिस्टेंस है वो बीच में आ जाता है और जो बल होता है दूसरे साइड में लगा दिया। तो इससे क्या होता है, बल का निर्माण होता है। तो व्यक्ति प्रश्न में क्या पूछा है, भारी वजन उठाने के लिए। तो जब भी हम भारी वजन उठाते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि वो हमारे शरीर के मध्य बिंदु पर है ताकि उसको आसानी से हम उठा सके। तो इसलिए क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, दूसरे प्रकार के लीवर में बीच में उपस्थित हो जाता है और इस तरह से भार भुजा छोटी हो जाती है और बल भुजा बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, बल का निर्माण होता है और इसे हम यांत्रिकीय लीवर भी कहते हैं। यांत्रिकी लीवर कहते हैं, जैसे क्रेन हो गया, ये सब क्या होता है, यांत्रिकीय लीवर पर काम करता है कि एक छोटा सा मशीन बहुत भारी वजन को भी, अपने से अधिक वजन को भी उठा देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द्वितीय प्रकार के लीवर को वो के सिद्धांतों का पालन करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका द्वितीय प्रकार का लीवर बनता है। आगे के प्रश्न की बात करेंगे और ये नवा प्रश्न है हमारा। शरीर का वजन उसके संतुलन का आधार होता है। ठीक, कम, अस्थायी, समानुपाती और संतुलित। देखिए इस प्रश्न में हम संतुलन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन डी पहले ही गलत हो जाती है। अब आते हैं हम वजन की बात करते हैं। देखते हैं कोई वस्तु जितना भारी होता है ना, उसके अंदर स्थायित्व के गुण ज़्यादा होते हैं। मतलब कि उसके अंदर गति या हलचल बहुत कम होती है, वो स्थिर बहुत ज़्यादा रहते हैं। या तो फिर उसको पुश भी करते हैं तेज़ी के साथ, तो थोड़ी दूरी पर जाने पर वो रुक जाता है। वहीं पर हल्की वस्तु को उतनी तेज़ी से अगर हम पुश करते हैं तो दूर तक जाती रहती है, यानी गति कर रही है तो असंतुलित है, रुक गई तो वो संतुलन की अवस्था में आ जाती है। तो पहला काम हो जाता है कि अगर वजन जैसा है वैसा ही उसका संतुलन होगा। तो आधार मतलब है कि अगर वजन जैसा है वैसा ही संतुलन होगा या कम या ज़्यादा होगा। तो सबसे पहली बात आ जाती है, इस पे हम लोग बात करते हैं एक भारी व्यक्ति या एक हल्के व्यक्ति। जब भी जैसे कि हम लोगों ने बात की 8 फुट का गोला, 8 केजी का एक गोला और एक 4 केजी का हम लोग गोला लेते हैं। दोनों को एक समान बल के साथ अगर हम पुश करते हैं तो 4 किलो का गोला तेजी के साथ दूर तक गति करते हुए जाएगा और जब गति करता है तो असंतुलन की स्थिति रहती है। वहीं पर 8 किलो वाले गोला जो होता है कम दूरी तय करने के बाद रुक जाता है, अर्थात वो जल्दी रुकता है, इसलिए उसके अंदर अस्थायित्व के गुण, यानी कि अस्थायित्व के गुण का संबंध हमारे संतुलन से होता है। जब हम स्थिर होते हैं तो संतुलित होते हैं। उसी तरह मानव शरीर होता है, पतले लोग होते हैं बहुत जल्दी गिरने की उनके अंदर चांसेस रहती है, असंतुलित हो जाते हैं। वहीं पे जो भारी शरीर वाले होते हैं जल्दी गिरने का चांस उनके अंदर बहुत कम रहता है। तो जैसे जैसे भार इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे उस वस्तु के अंदर अस्थायित्व के गुण आने लगते हैं और उससे उस वस्तु के अंदर क्या होती है, संतुलन पैदा होता जाता है। तो भार को बढ़ा रहे हैं तो हमारी क्या हो रहा है, संतुलन बढ़ रहा है, और भार को हम घटा रहे हैं तो हमारी संतुलन घट रही है। इसका मतलब क्या होता है, समानुपाती का गुण होता है, समानुपाती का संबंध होता है वजन और संतुलन के बीच में। ठीक, अगर आप वेट बढ़ा रहे हैं तो आपका ये क्या होता है, समानुपाती क्या होता है, आपका इक्विब्रियम हो जाता है, या फिर बैलेंस की हम लोग बात करते हैं, उसके हिसाब से काम ये करता है। अब इस सेशन का अंतिम प्रश्न होता है, फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सबसे पहले अपनाया गया 1894,
79, 1960 और 1968 की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन सी की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे ओलंपिक से रिलेटेड है, मास्को ओलंपिक। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ था, जब मास्को ओलंपिक हुआ था तो यहाँ पे पहली बार डोप टेस्ट आया, डोप का मामला देखा गया था, हालांकि इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद 1964 टोक्यो ओलंपिक हुआ, वहाँ पे भी डोप का बहुत ज़्यादा मामले आ गया। इसके बाद 1968 में पहली बार क्या हुआ, पहली बार डोप टेस्ट हुआ, बहुत सारे खिलाड़ी इसमें पकड़े भी गए थे। और इसी 1968 में भारतीय जब हॉकी टीम की जब हम बात करते तो 2 कैप्टन थे एक ही टीम के, फिर 2 भारतीय हॉकी, जब हम लोग भारतीय हॉकी टीम की जब बात कर रहे थे तो भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार कांस्य पदक जीता था 1968 में, और दूसरी बार 1972 में कांस्य पदक जीता था। और उसके बाद 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक में कोई मेडल नहीं आया, और 1980 मास्को ओलंपिक में अंतिम गोल्ड मेडल जीता था। और उसके बाद 41 साल बाद जब ये टोक्यो 2020 का ओलंपिक हुआ, यहाँ पे अपना कांस्य पदक भारत ने जीतने का काम किया था। ने पहला क्या किया, कांस्य पदक भी जीता था। और यहाँ पे 2 कैप्टन थे, एक थे पृथ्वीपाल सिंह, एक थे गुरु बख्श सिंह, इस टीम के कप्तानी कर रहे थे। और यहीं पे ही पहली बार आपको क्या हुआ, सिंथेटिक ट्रैक भी प्रयोग में लाया गया। और भी बहुत सारी चीज़ें होती जो यहाँ पे नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग सीधे आते हैं 1894 की जब हम लोग बात करते हैं तो विश्व में 1894 के समय में जो फर्स्ट एड शब्द होता है उसको प्रचारित किया गया है ना, फर्स्ट एड का प्रसार, फर्स्ट एड शब्द का प्रचार शुरू किया गया था। और ये इसी समय ही एक और नया शब्द आया गया, वो आया गया फर्स्ट एडर शब्द। फर्स्ट एडर शब्द का तात्पर्य होता है फर्स्ट एड देने वाला एक व्यक्ति। तो फर्स्ट एडर शब्द का प्रयोग 1894 में किया गया। और ये फर्स्ट एडर जो व्यक्ति जो फर्स्ट एड देने का काम करता था उसको ही हम फर्स्ट एडर कहते थे। लेकिन बात करते हैं हम इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो 1879 की जब हम लोग बात करते हैं तो 1879 के अंदर इंग्लैंड में ही एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इंग्लैंड में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, कार्यक्रम का नाम था आपका, सॉरी 1 मिनट, जो 1 मिनट, इसमें कोई दिक्कत आ रही है, मैं देख लेता हूँ। जो इसका इंग्लैंड में इसकी एक कार्यक्रम यानी कि एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था जिसका नाम था सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन। सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन ने क्या किया कि जब इंग्लैंड के अंदर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, उसी कॉन्फ्रेंस में इस प्रक्रिया को, जो फर्स्ट एड की जो प्रक्रिया थी उसका पहले कोई नामकरण नहीं था, अलग अलग नामों के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसने फर्स्ट एड नाम दिया और फिर 1994 में इसे प्रसारित करने का काम किया गया था। ठीक है, तो आज के लिए ही इतना ही। बाकी आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में बेल बटन दबाना न भूलिएगा। जो भी आपका सुझाव हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ ही आप सबको जय हिंद, जय भारत।